एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ कक्षा 11 के वही खाता का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत जर्नल कैसे बनाया जाता है। पहले मैंने आपको जर्नल बताया था, जर्नल की क्या होता है, फिर मैंने आपको जर्नल के नियम भी बताए थे। जब मैंने आपको नियम बताए थे वो PDF में भी दिया था कि हम जर्नल जब तक नहीं कर सकते जब तक हमें वो जर्नल के नियम याद ना हो। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना नियम याद करे तो आप ये समझ जाएंगे जो मैं आज कराऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को आप देखें भी नहीं जब तक आपने नियम याद नहीं करें। जब आपको नियम याद हो जाए बहुत अच्छी तरह, तभी ये वीडियो आपकी समझ में आ सकती है, अन्यथा ये वीडियो आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आनी है। तो यदि आपने अभी तक नियम याद नहीं करे हैं या नियम नहीं देखे हैं तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें। पिछली वीडियो में मैंने उन नियमों को कैसे यूज किया जाता है वो सिखाया था। उससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने जर्नल तथा उसके नियमों के बारे में बताया था। पिछली वीडियो में मैंने कैसे कौन सा खाता डेबिट, कौन सा खाता क्रेडिट, कौन सा खाता है व्यक्तिगत है वास्तविक, ये सिखाया था। आज प्रॉपर जर्नल कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको नियम याद है तो नियम अपने सामने रखें और मैं क्या करा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दें। तो एक बार हम जर्नल की बात थोड़ी सी और शब्दों में करते हैं। जर्नल में लिखा है रोज नामचा, और कभी कभी हम डेली प्रतिदिन जो शब्द है उसको जल्दबाजी में रोज भी कह देते हैं। रोजाना नहाना, रोजाना खाना कहते हैं ना रोज। तो रोज का मतलब है डेली से है, ठीक है। रोज नामचा यानी कि रोज लिखना। व्यापारी के दिन प्रतिदिन के सैकड़ों लेन देन होते हैं। उन लेन देनों को, डेली के लेन देनों को वो जिस पुस्तक में लिखता है उस पुस्तक को रोज नामचा कहते हैं। अगर मैं व्यापारी हूं और मेरे रोज के लेन देन हो रहे हैं और उस लेन देनों को मैं इस बुक में लिखता हूँ, इस कॉपी में लिखता हूँ, तो इस कॉपी का नाम ही जर्नल हो जाएगा। जर्नल, इस कॉपी क्या कहलाएगी? जर्नल कहलाएगी। जर्नल यानी एक कॉपी का नाम है, एक रजिस्टर का नाम है जिसमें व्यापारी अपने दिन प्रतिदिन के लेखों को क्रमवार तिथिवार जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे उनको लिखता जाता है, ठीक है। तो जर्नल की क्या है, ठीक है, जर्नल समझ में आया। इसके नियम एक बार देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाते के नियम होते हैं। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जो पाने वाला व्यक्ति है, जो व्यापार से कुछ पाता है उसे डेबिट करते हैं, और जो व्यापार में कुछ देकर जाता है यानी देने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरा संपत्ति खाते के अंतर्गत या वास्तविक खाते के अंतर्गत जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तीसरा था अवास्तविक या नाममात्र के खाते। जितने भी खर्चे एवं हानि है व्यापार में उस खर्चे एवं हानि के नाम को यानी उसे डेबिट करते हैं, और जितने भी आय या लाभ हुए हैं उन सभी को क्रेडिट करते हैं। बहुत छोटे से सिंपल नियम है, पूरी लाइन मुझे भी नहीं है, आधी लाइनों में ये 3 नियम है। 6 लाइनें आधी आपको ये भी याद नहीं हो पा रही तो आप ये बहुत मुश्किल आपके लिए होगा, ठीक है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन रूल्स के तौर पर कौन सा खाता डेबिट, कौन सा क्रेडिट, ये क्यों डेबिट हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ है, वो मैंने बताया था। आज मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ न्यूमेरिकल्स के टाइप में यानी जर्नल के टाइप में लेकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने अब तक आपको जर्नल के जो प्रोफार्मा उसकी बात नहीं की। यहाँ पर मैंने जर्नल की लाइन खींची 2 भागों में। ये अलग है, आपको अभी इसे नहीं देखना है, ये तो मैंने आगे सवाल पड़ेगा इसलिए मैंने इसको हाथ खींच दी है। यहाँ 5 लाइनें होती हैं, आपको दिख रही है, पहली, दूसरी, तीसरी बहुत छोटी सी लाइन है, चौथी और 5वीं। क्वेश्चन आ जाए कि जर्नल में कितने खाने होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है 5 खाने होते हैं। मैंने 2 जर्नल के हिसाब से खाने को बना है। आप ये ना सोचें कि ये लाइन भी है, इसके बीच में मैंने इतना गैप दिया है, ये अलग है। जब सवाल आगे बढ़ेगा तो मैं यहाँ करूँगा। तो 5 लाइनें हैं जिसमें पहला कॉलम होता है डेट का। डेट, इस डेट में वो एंट्री है, किस डेट में वो लेन देन है उसकी डेट, वर्ष, माह सब यहाँ लिखते हैं। दूसरा, एंट्री कैसे की जाती है? विवरण के रूप में पर्टिकुलर लिखते हैं। पर्टिकुलर से मतलब है विवरण से, उसका विवरण यहाँ देना है कि वो कौन सा खाता है, कैसा है, अभी समझ में आएगा। तीसरा कॉलम है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा,
तीसरा कॉलम बहुत अच्छी तरह अगले चैप्टर से समझ में आएगा, ये उसी से रिलेटेड है। बहरहाल इसका नाम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, FOLIO, यानी कि खाता संख्या। खाता संख्या, खाता संख्या ये मैं अभी बताऊंगा, एंट्री जब करूंगा तो मैं उसकी इससे डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। पर ये खाता संख्या L लेजर फोलियो। फिर यहाँ आता है दो अमाउंट होती है, एक अमाउंट ये होती है, एक अमाउंट ये होती है। अब दो अमाउंट के कॉलम क्यों खींचे हैं? अमाउंट तो एक में भी लिखी जा सकती है ना, लेकिन खाते तो दो प्रभावित होते हैं ना, जब किसी भी एंट्री से डेबिट होता है क्रेडिट होता है, तो उन दोनों ही डेबिट क्रेडिट के लिए अलग अलग अमाउंट है। ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यानी डेबिट यदि कुछ होता है तो इसमें आएगी अमाउंट, और क्रेडिट होता है तो इसमें अमाउंट आएगी। ये 5 कॉलम है, इनको आपको याद रखना है, जनरल को ऐसे ही बनाना है। पर्टिकुलर का थोड़ा कॉलम बड़ा बनाना है, ये थोड़ा स्केल के हिसाब से बराबर के कॉलम हो, ये थोड़ा सा छोटा, ये अमाउंट से थोड़ा छोटा, बाकी जितनी भी जगह है वो पर्टिकुलर में ही लिखनी है। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। ये सवाल मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, जब आप इसको करें, क्वेश्चन उतारें या समझें, तो इस क्वेश्चन को जरूर अपने सामने रखें। मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित लेन देनों की जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, इन्होंने सन दी है 2016 और माह दिया है जनवरी। तो सबसे पहले मैं 2016 लिख दूंगा यहाँ और लिख दूंगा जनवरी। 2016 जनवरी के लेखे हैं, जनवरी 1, 2, 3, 4, 5 सब जनवरी के हैं, अलग अलग डेट, अलग अलग महीना नहीं है। तो सबसे पहली एंट्री इन्होंने 1 जनवरी में की है, वो एंट्री है नकद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। नकद पूंजी से, मान लीजिए ये व्यापार है, मैं इसका स्वामी हूं, आज मैं 5,000 रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ कर रहा हूं, तो मैं अपना पैसा कहाँ ले जा रहा हूँ? कहाँ गया मेरा पैसा? व्यापार में। और मान लीजिए ये व्यापार था, उसने देखा कि ये पैसा यहाँ से आ रहा है, तो व्यापार के लिए तो पैसा आया ना। और वास्तविक खाते का नियम यही है कि व्यापार में जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए इस एंट्री में कैश अकाउंट और जितनी हो सके बिल्कुल लास्ट में इससे मिलाकर DR, शॉर्ट में डेबिट को DR लिखते हैं। ये सारी लाइन छोड़ी जाती है। कैश अकाउंट यहाँ तक रखना भी आता है, लेकिन DR आपको ऐसा नहीं यहाँ लिख दिया, ये गलत है। आपको बिल्कुल लास्ट में जो इस लाइन से मिलाकर ही डेबिट लिखना है। तो व्यापार में पैसा आया। अब इस तरह तो हमने, अगर हम सोचे थोड़ी सी एंट्री को, तो व्यापारी के पास से पैसा गया भी, तो हमने जाने वाली एंट्री क्यों नहीं बताई? तो एक अवधारणा भी मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रत्यक्ष व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। उसके अंतर्गत लेके जो किए जाते हैं व्यापारी को देखकर नहीं किए जाते हैं, लेके किए जाते हैं व्यापार को देखकर। व्यापारी के पास से रोकड़ गई होगी, व्यापार में क्या हुआ? व्यापार में तो रोकड़ आई है ना। ठीक है, तो ये व्यापार था, मान लीजिए मैं व्यापार में, मुझे पैसा प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से जो प्राप्त हुआ है, तो क्या मैं उसका फ्यूचर में कभी भुगतान नहीं करूंगा? जब मेरा व्यापार ये बंद होगा तो संपत्तियां किसकी होंगी? मालिक की होंगी ना। पैसा कौन लेगा उस संपत्ति का? बिक जाएगी। यानी व्यापार के ऊपर आज ये दायित्व हो गया, भले ही इसने व्यापारी ने दिया हो, तो जब मालिक द्वारा स्वयं अपने व्यापार में पैसा लगाया जाता है, तो वो व्यापार के लिए दायित्व बन जाता है, जिस दायित्व का नाम कैपिटल होता है, पूंजी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा समझिए, ये जो अकाउंट है कैश अकाउंट बिल्कुल लाइन से मिलाकर, और जब अगला अकाउंट लिखते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़कर, 1 या आधा इंच की जगह जरूर छूटी हो, इसमें इसको मिलाकर बिल्कुल नहीं लिखना है। यानी कैश और टू एक साथ नहीं आएंगे, थोड़ी 1 इंच जगह छोड़कर ही इसको लिखें, और ये कंटिन्यू लिखते रहे जहां तक भी आए। इसमें अकाउंट या कुछ दूर तो नहीं लिखा जाता है। बात आई है, मैंने क्रेडिट तो किसी को किया ही नहीं, तो यहाँ पर जर्नल में क्रेडिट कोड CR हम लिखते हैं। यहाँ जर्नल में एंट्री करते समय इसको 2 का रूप दे देते हैं, यानी जर्नल में CR यानी क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उस क्रेडिट की जगह 2 लिखते हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखना है,
टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है, तो ये थी पहली एंट्री। इसकी अमाउंट दी है उन्होंने 5000, बुक में 5000 है। तो डेबिट कॉलम में अमाउंट, ये दो लाइनें बनती है इसके सामने। तो डेबिट है तो अमाउंट क्रेडिट में तो नहीं लिखी जा सकती ना, तो डेबिट के लिए एक निश्चित कॉलम है, यही है, और कहीं हम लिख ही नहीं सकते इसको, क्रेडिट में लिख नहीं सकते, तो फिर डेबिट है, नीचे लिख नहीं सकते, नीचे और दूसरा है। तो एक ही लाइन कुछ बच्चे इधर कर देते उधर कर देते, पता नहीं क्यों, क्योंकि डेबिट के लिए तो यही एक निश्चित निर्धारित कॉलम है, हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, कहाँ लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। अब ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में नहीं लिख सकते, इसका एक ये निश्चित कॉलम है 5000। ठीक है, ये है इसकी एंट्री। इसकी नरेशन भी होती है, नरेशन मतलब विवरण, ये किस चीज की एंट्री है, तो ये व्यापार आरंभ करने की एंट्री है। इसके नीचे इसकी नरेशन भी बनाई जाती है, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी आपको जनरल कोर्स सिखाना है थोड़ा, वो फिर किसी दिन में देखूंगा। मैं आपको पीडीएफ में इसकी नरेशन जरूर दे दूंगा, जो पीडीएफ में इसकी नरेशन आएगी वो आपको मैं जरूर दे दूंगा। आपको 3 लाइन की एंट्री बनानी है, या मैं आपको इसकी बना के दिखा देता हूँ ताकि आप आगे समझ जाए, क्योंकि नई चीजें हो सकता है एकदम से क्लियर ना हो। चलिए मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक एंट्री की, तो उसके नीचे हमें लिखना पड़ता है ये एंट्री किस चीज की है ब्रैकेट में। तो ये एंट्री व्यापार आरंभ करने के लिए बीइंग से लिखते हैं, बीइंग। आप बीइंग की जगह फॉर भी यूज कर सकते हैं, फॉर के लिए। बीइंग हमने क्या करा, व्यापार आरंभ किया, बीइंग बिजनेस, व्यापार से मतलब व्यवसाय से ही होता है, बीइंग बिजनेस। आरंभ करने की आती है स्टार्ट करना, या बिगिन भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ही लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, स्टार्ट। यह नरेशन हमें हर एंट्री में देनी होती है कि हमने ये एंट्री करी किस चीज की है। अब आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल यही देख सकते हैं। आपने देखा मैंने अभी लाइन खींची, तो मैं किस तरह आपको मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैं हैबिट में है कि जब एक एंट्री हो जाती है तो इस एंट्री को इस डेट की कॉलम से केवल पर्टिकुलर तक ही बंद करते हैं, बिल्कुल आगे नहीं ले जाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ से लेके हैं और यहाँ तक बंद कर देते हैं, वो गलत है। केवल पर्टिकुलर को ही एंट्री को यहाँ तक बंद करना है, ना ये बंद करना, ना ये बंद करना, ना ये और ना ही डेट। केवल एक एंट्री जब हो जाती है तो पर्टिकुलर को बंद कर देते हैं। चलिए फिर दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं इसको और बता दूंगा कि नरेशन कैसे लिखी जाती है। अब अगली एंट्री पे आइए, नकद माल खरीदा। 2 तारीख में एंट्री है, 2000 रुपए का माल खरीद रहे हैं। इसमें लिखा है बुक में, मेरे पे क्वेश्चन है, 2 तारीख में नकद माल खरीदा 2000 रुपए का। चलिए बन जाइए व्यापारी। व्यापारी जब तक हम इन एंट्रियों को ये सपोज करके नहीं बनाएंगे कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो हम इन एंट्रियों के टच में भी नहीं आ पाएंगे। एक बार सोच के देखिए, नकद माल खरीदा, आपने यदि नकद माल खरीदा होगा तो क्या आएगा आपके पास, जो चीज आपने खरीदी होगी, और क्या जाएगा आपके पास से, पैसा जाएगा। किसी भी एंट्री को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका तो एक तो रूल्स, दूसरा हर एंट्री को अपने ऊपर ढाल दो कि ये जो कुछ करा है मैंने ही करा है। अब मैंने नकद माल खरीदा तो मेरे पास आया माल और क्या गया, रुपया। तो मैंने बताया था जब हम माल खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, परचेज, और ये क्या होता है, ये गुड्स होता है, लेकिन गुड्स नहीं लिखते। अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समझाने को। अब क्या गया, वास्तविक खाते का दूसरा नियम है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास से ज्यादा पैसा यानी रुपए, तो 2 के नीचे 2 आने की कोशिश करें तो एंट्री ज्यादा खूबसूरत लगती है। टू कैश अकाउंट, बुक में 2000 रुपए दिए हैं। याद रखना, इकाई के नीचे इकाई का 0 लिखना है, दहाई के नीचे दहाई का 0 लिखना है, सैकड़े के नीचे सैकड़े का, और 1000 के नीचे 1000 का 0 लिखना है। ये 0 लिखना है, ये गलती आप ना करें क्योंकि ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका है और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमें टोटल जोड़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका आगे टोटल भी लगाया जाएगा, हम कर सकते हैं इसकी नरेशन। चलिए मैं आपको नरेशन की हाथ क्या बता देता हूँ, बात की बात पे। बी क्या करा हमने, माल
और खरीदने की आती है परचेज, ईडी लगाएंगे। ईडी इसलिए लगाते हैं कि ये काम हो चुका है, अपने पास टेंस पढ़ा होगा या ग्रामर ज्यादा यूज नहीं होती है, सिंपल सी बस अगर आप भी गुड्स परचेज लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए कि आप एंट्री किस चीज की कर रहे हो, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं कर रहे हैं कि हम उसमें ग्रामर का या इस चीज का इजेमान वगैरह आते नहीं है, हम तो नॉर्मली अकाउंट बना रहे हैं बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, अगली एंट्री में देखते हैं 4 तारीख में एंट्री दी है स्टेशनरी खरीदी 25 रुपए की। 4 तारीख में 25 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। चलिए सोचिए, खरीदी आपने स्टेशनरी, क्या आया स्टेशनरी आई ना, और क्या गया पैसा गया। तो आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट, देखो बिल्कुल मिला के लिखा है, अब बिल्कुल लास्ट में लिखूंगा डेबिट और कोशिश करूंगा एक ही जगह छोड़ता है, इस टू के नीचे ही 2, यानी क्रेडिट क्या करूंगा, स्टेशनरी खरीदेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास से पैसा जाएगा ना, और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। 25 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, बिल्कुल मिला के यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, ये छोड़ के नहीं, अमाउंट हमेशा लाइन से मिला के लिखनी है लास्ट वाले डिजिट से। यहाँ 25 थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं स्केल से नहीं नाप रहा हूँ, ज्यादा नहीं इधर को इधर लिख दूँ, ठीक है। अब इसकी नरेशन आपको पता नहीं क्या करना आपने, डीप तो लिखना ही है, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। स्टेशनरी खरीदी है ना, तो स्टेशनरी परचेज, इसमें ये नहीं होता कि पहले ऑब्जेक्ट लाओ फिर सब्जेक्ट लाओ, कुछ नहीं, सीधी सीधी सिंपल सी लाइन लिखते रहो। कोई हम ग्रामर करना है तो इंग्लिश से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है, सीधी सिंपल बात है। स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेज, उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में लिखना है बस। अगर मैं हिंदी में लिखता तो स्टेशनरी खरीदी, अब मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखना हूं तो बी स्टेशनरी परचेज, ठीक है। इसमें बताना है कि हमने करा क्या है, ठीक है, ये नहीं कि साहब इसमें डिड आया है वो कुछ इसमें नहीं आएगा। अगली एंट्री है 6 तारीख में राम प्रसाद को माल बेचा 750। 6 तारीख को लिख देता हूं मैं, राम प्रसाद को माल बेचा, इसमें कहीं भी नकद शब्द नहीं लिखा है, यानी कि ये उधार का लेन देन है। और जब उधार के लेन देन यदि कोई करता है, यदि आपकी दुकान पे कोई उधार लेने आएगा, पैसे नहीं दे रहा है तो उसको ऐसे ही जाने दोगे, अगर वो अनजान है थोड़ा, वैसे तो अनजान को देंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर जान पहचान का है तो फिर भी उसके सामने हम कॉपी में जरूर लिखेंगे। यानी कि उधार के लेन देनों में व्यक्ति का नाम बहुत मायने रखता है, क्योंकि फ्यूचर में उससे वो पैसा लेना भी है। अब राम प्रसाद को माल बेचा, कैश तो आई नहीं हमारे पास जो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दें, सिंपली माल बेचने में कैश आती है और माल जाता है। अब कैश तो आई नहीं लेकिन माल जरूर चला गया, तो क्या भविष्य में हम राम प्रसाद से पैसे नहीं लेंगे, लेंगे ना पैसे, तो राम प्रसाद का नाम कहीं तो लिखो ताकि ये पता चल जाए कि भाई उससे पैसे लेने हैं। तो अब हम यहाँ जाएंगे व्यक्तिगत खाते में, राम प्रसाद को ये देखेंगे कि राम प्रसाद पाने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति है। आपने राम प्रसाद को माल बेचा, बताओ राम प्रसाद पाने वाला है या देने वाला? देने वाला तो नहीं है ना, पाने वाला है, क्योंकि उसने हमारा माल पाया है। तो यहाँ राम प्रसाद को डेबिट करेंगे, राम प्रसाद डेबिट। अब हमारे पास से माल चला गया, हमारे पास से माल चला गया और बेचे गए माल को गुड्स नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। बी क्या करा, गुड्स सोल्ड, ठीक है, बी गुड्स सोल्ड 750। ये देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कॉपी का पेज था और अभी मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कॉपी का पेज भर गया, तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा। तो आगे ले जाने के लिए मैं पूरी लाइन खींचूंगा यहाँ,
और इसका टोटल लगाऊंगा। तो 5 7,775 7,775 7,775। जब पेज भर जाता है तब करते हैं, आप कॉपी में करेंगे तो हो सकता है आपका पेज ना भरे, तो आपको ये नहीं करना है। जब कॉपी का पेज भर जाए और सवाल अधूरे रह जाए तभी टोटल लग जाता है उसमें। और इसे लिखते हैं क्या, बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे। तो बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड, CD या कैरिड डाउन, नीचे ले जाइए। इसका मतलब वैसे कैरिड डाउन है नीचे या आगे ले जाइए। अब मैं अगले पेज पर आऊंगा, तो अगले पेज पर ये डेट को कॉलम पूरा करके अब मैं सबसे पहले कुछ एंट्री करने से पहले इस बैलेंस को दिखाऊंगा। तो इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले एंट्री करने से पहले, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, आगे लाए। तो कितना था, 7,775 7,775। अब मैं आगे से, अब मुझे यहाँ इस पेज के टोटल लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे यही इसका टोटल से चलना है। ये जब भी होता है जब हमारा एक पेज भर जाए, बैलेंस CD कैरिड डाउन, और अभी हम यहाँ लाए ब्रॉड डाउन, नीचे लाइए। अब मैं अगली एंट्री देखूंगा। आगे एंट्री नकद फर्नीचर खरीदा 9 तारीख में 200 रुपए। वही है, आप इसको पूरा कर लेना 2016 और जनवरी 9। नकद फर्नीचर खरीदिए फर्नीचर। मान लीजिए फर्नीचर खरीदने हम बाजार गए, तो क्या लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, और क्या देकर आए, कैश लेकर आए। तो आने वाली वस्तु हो गई फर्नीचर और जाने वाली वस्तु हो गई कैश। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु फर्नीचर और क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसमें है अमाउंट 200 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। नरेशन लिखेंगे इसकी, बी फर्नीचर परचेज। अगली एंट्री है जयप्रकाश से माल खरीदा। माल खरीदा चाहे नकद खरीदा हो या उधार खरीदा हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे पास माल आता है। तो 12 तारीख की एंट्री दी है, डेट डालेंगे 12 तारीख, माल आया है, परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे भी मैंने की है परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल चाहे नकद खरीदा हो या उधार खरीदा हो। इसमें लिखा जयप्रकाश से माल खरीदा, यानी उधार खरीदा है, इसका मतलब कैश क्रेडिट नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जयप्रकाश कौन है। तो जयप्रकाश देने वाला व्यक्ति और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, टू जयप्रकाश। कितने रुपए हैं, इसमें है 1000 रुपए का माल हमने जयप्रकाश से उधार खरीदा है। यदि नकद खरीदा होता तो जयप्रकाश की जगह एक कैश आता। ठीक है, नाम जब भी आते हैं जब उधार हो। यहाँ पे भी लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जयप्रकाश। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश, कैश के द्वारा नकद माल खरीदा, कैश के द्वारा माल खरीदा और जयप्रकाश से माल खरीदा। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, नरेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उससे कुछ रिलेटेड हो। आगे है राम प्रसाद से प्राप्त हुए 20 तारीख में, राम प्रसाद से प्राप्त हुए, राम प्रसाद से आपको प्राप्त हुए तो क्या प्राप्त हुए होंगे, रोका ना, तो कैश आने वाली वस्तु है जिस कारण वो डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अब राम प्रसाद का नाम आया है, यानी व्यक्तिगत खाते पे हमें जाना पड़ेगा। तो राम प्रसाद हमें कौन है,
देने वाला व्यक्ति है तो टू इसमें लिखेंगे टू राम प्रसाद। कितने रुपए प्राप्त हुए राम प्रसाद से? 500 रुपए। बी अमाउंट रिसीव्ड। एक एंट्री और इसमें आप देखेंगे लास्ट, बाकी एंट्रीज में आपको पीडीएफ में भी दूंगा। मजदूरी चुकता की यह है 25 तारीख। मजदूरी चुकता की, मजदूरी जब हम चुकता करते हैं तो हमें कुछ मिलता है क्या? कुछ ऐसी चीज मिलती है जो हमें दिखती हो, या संपत्ति, हम फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर दिखा, पैसे गए हमारे पास से, लेकिन हमने मजदूरी चुकता की तो हमें कुछ ऐसी वास्तविक चीज नहीं मिली, इसलिए ये नाम मात्र का खाता है। और नाम मात्र का खाता, खर्चे जितने भी होते हैं नाम मात्र के होते हैं। कैसे? मान लीजिए हम रिक्शा से, या तो हमने दो तरीके से खर्चा किया। मान लो हमने एक ऑटो रिक्शा खरीद ली तो वो कम से कम हमारे पास आई तो दिख तो रही है, लेकिन हम ऑटो रिक्शा से आते हैं और उसका किराया देते हैं तो वो दिखा कहीं कि हमने 100 रुपए दिए, कहीं नहीं दिखा ना। तो यही नाम मात्र का खाता है। जब हम खर्चा तो करते हैं, पैसे तो जाते हैं, लेकिन हमें कोई वास्तविक चीज नहीं दिखती कि हम किसी को दिखा देंगे भी ये हमारा वहां खर्च हुआ। तो मजदूरी हमारे पास से पैसे तो चले गए, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिखा नहीं सकते भी इतना पैसा हमारा चला गया। तो यही नाम मात्र का खाता है और ये खर्चे से रिलेटेड खाता है। और सभी खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। मजदूरी को कहते हैं वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। और हर खर्चों में क्या जाती है? कैश। बीइंग वेजेस पेड। देख लेते हैं कितने रुपए हैं? केवल 20 रुपए बस। मोस्ट जो एंट्रीज थी वो मैंने आपको कराई। अब यहाँ पर इसका टोटल लग जाता है, यदि समाप्त हुआ हो तो इसका जो भी टोटल आता है वो नीचे लग जाता है, उसे डबल लाइन में बंद कर दिया जाता है। ये हमारा सवाल यहाँ समाप्त हो जाता है। हर जंगल को करने का यही तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको रूल्स जरूर चाहिए। रूल्स याद नहीं है तो जंगल हम नहीं कर पाएंगे। मैं आगे भी और इस तरह के सवाल लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद।